Hello everyone, welcome to my channel PhD Guruji. This is Rahul Mamgai once again. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से जो सैंपल पेपर निकाला है मिड टर्म का क्लास 11th के लिए 2022-23 फिजिकल एजुकेशन का। इसमें 30 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। 1 से लेके 12 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के हैं। 13 to 16 2 मार्क्स के हैं। 17 to 26 3 मार्क्स के हैं और 27 to 30 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें वर्ड्स भी डिफाइन किए गए हैं कि आपको कितने वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन ले चलते हैं। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? अष्टांग का मतलब ही है 8 अंग। अष्ट अंग, अष्टांग। तो अष्टांग योग के 8 अंग हैं। अष्टांग योग हैज 8 एलिमेंट्स। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? तो ये डलबर्ट ओवर ट्यूफर की परिभाषा है। फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस which come to the individual through movement. Who gave the above definition? Delbert Overtufer. प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। The ability of muscles to overcome the resistance is defined as strength. स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस में कितने घटक होते हैं? हेल्थ रिलेटेड जो फिजिकल फिटनेस है उसमें कितने घटक होते हैं? तो हम देख लेते हैं कि कितने घटक होते हैं। जो हेल्थ रिलेटेड हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं और जो स्किल रिलेटेड हैं वो 6 कंपोनेंट होते हैं। हेल्थ रिलेटेड में सबसे पहले है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबिलिटी। 6 तरीके के होते हैं स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। इसमें एजिलिटी है, मस्कुलर पावर है, स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5। हाउ मेनी कंपोनेंट्स हेल्थ रिलेटेड फिटनेस फिजिकल फिटनेस है? 5 कंपोनेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस का एक घटक है? तो कौशल संबंधित फिटनेस का एक घटक है, हमने अभी देखा था, ये देख लेते हैं। एजिलिटी है, मस्कुलर पावर है, स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम। तो आपको ये याद रखने हैं। हम देख लेते हैं। Which among the following is a component of skill related fitness? तो मस्कुलर इंड्योरेंस नहीं था, ये हेल्थ रिलेटेड है। एजिलिटी, एजिलिटी क्या है? स्किल रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। मस्कुलर स्ट्रेंथ अगेन हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है और बॉडी कंपोजिशन भी हेल्थ रिलेटेड है। फिफ्थ वन देख लेते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सूक्ष्मगामा कौशलों से संबंधित क्रियाओं जैसे खाना खाने, कपड़े पहनने, नहाने, स्वयं को संवारने आदि में सहायता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यावसायिक चिकित्सक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। Occupational therapists help children with special need in performing activities related to fine motor skills like eating, dressing, bathing and grooming. तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का जो काम है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी सही करना है और फाइन मोटर स्किल्स को भी सही करना है। 6th वन देख लेते हैं। स्वस्थ और रोग मुक्त रहने की अवस्था को कहा जाता है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य, हेल्थ। द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। 7th वन, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ तेज है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या क्या थे। तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य थे सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और जो अभी कोरोना काल में जुड़ा है कम्युनिटर। तो सिटियस का मतलब होता है सबसे तेज, फास्टर। अल्टियस का मतलब होता है हायर। एल्टीट्यूड, अल्टियस एल्टीट्यूड से याद रखना है, हायर। और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर और कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिटियस। और में क्वेश्चन है, किस दिन को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जिस दिन आईओसी फॉर्म हुई थी 23 जून 1894 में, उसी दिन को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका राइट आंसर होगा 23 जून। व्यक्ति के प्रदर्शन व दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है।
Any disruption due to which an individual is not able to perform his daily human activities is known as, वो कहलाती है अक्षमता, डिसएबिलिटी। 9th वन क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल किस भगवान के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो इसका बहुत ही साधारण सा आंसर है गॉड जूस, जो कि सुप्रीम गॉड हैं ग्रीस के, उन्हीं के सम्मान में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और जो टोक्यो ओलंपिक अभी हुए हैं जापान में, इन्होंने उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक अक्षमता नहीं है? डिसलेक्सिया, अपंग, मस्तिष्क पक्षाघात, सुनने में परेशानी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल डिसेबिलिटी? फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब जो शरीर से रिलेटेड है। तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर है, वो कोई डिसेबिलिटी नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विकास का परिणाम एक स्वस्थ समाज होता है। सही है एकदम। खेल सामाजिक संपर्क के अवसर प्रदान करता है और सहयोग, त्याग, खेल भावना आदि गुणों का विकास करता है। तो इसमें जो आंसर है वो है ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। सोशल डेवलपमेंट रिजल्ट इन अ हेल्थी सोसाइटी, स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डेवलप क्वालिटीज लाइक कोऑपरेशन, सैक्रिफाइस, स्पोर्ट्समैनशिप एसेट्रा। इसमें जो आंसर है वो बी होने वाला है। बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A। इसमें मैच करना है तो इसमें देखिए हिंदी में देख लेते हैं। पहला वर्ड है शौच, उसके सामने लिखा है इच्छाएं, संतोष, अध्ययन, तप, पवित्रता, स्वाध्याय, अभ्यास। तो शौच का मतलब होता है पवित्रता, प्योरिटी से। शौच प्योरिटी, संतोष डिजायर मतलब आपकी कितनी इच्छाएं हैं और कितना में आप संतुष्ट रहते हैं, वो संतोष कहलाता है। तप हार्ड वर्क प्रैक्टिस, स्वाध्याय एजुकेशन खुद का अध्ययन करना, स्वाध्याय कहलाता है। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो शौच, प्योरिटी, संतोष, डिजायर, तप, प्रैक्टिस, स्वाध्याय, एजुकेशन। तो सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए क्रिया को पहचाने व उनके नाम लिखें। ये 60 क्रियाज में से 4 क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं, आइडेंटिफाई करनी है कि और इनका नाम लिखना है। तो पहली जो क्रिया है वो है धोती, जिसमें कि पेट की सफाई होती है, छोटी आंत की सफाई की जाती है। दूसरा है नेति, तीसरा है त्राटक, जिसमें कि इंडिविजुअल किसी एक चीज पे फोकस करता है, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, तो ये कैंडल यहाँ पे दिखाई गई है। और लास्ट वन है नॉली, जिसमें कि रोलिंग मूवमेंट होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है एब्डोमेन पार्ट का। इन पारंपरिक खेलों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो फर्स्ट वन है कबड्डी, सेकंड वन है खो खो, थर्ड वन है सतोलिया या 7 स्टोन्स भी से कहते हैं, और फोर्थ वन है स्टापू, और इसको हॉप स्केच स्टापू भी कहते हैं। फिट इंडिया प्रभात फेरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फिट इंडिया प्रभात फेरी पे आपको एक संक्षिप्त शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे हम नारे लगाते हैं, कैसे स्लोगन्स कहते हैं, और किस मोमेंट के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। इस तरीके से आपको 4 से 6 लाइन लिखनी है। अक्षमता के कोई 4 कारण लिखिए। राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला है हेरिडिटी, जन्मजात या जेनेटिक्स, माता पिता से जो बच्चों में आ जाते हैं वो गुण, उस तरीके से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। एक्सीडेंट मेजर कॉज है। लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, जो वर्क प्लेस है वो बहुत ही खतरनाक है, जिस तरीके से कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, या कोई लीड फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, या कोई कांच पिघलाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट है, प्लेसेस हैं। न्यूक्लियर वॉर्स या नॉर्मल वॉर्स जो हैं उसमें भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द मोटर स्किल्स, और हिंदी में कहते हैं कि गामक कौशलों का विकास करना। टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, शारीरिक पुष्टि का विकास करना। टू इंश्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, ये सुनिश्चित करना कि जो बच्चे हैं CWSN वाले वो पार्टिसिपेट प्रतिभाग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक एडजस्टमेंट
वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी प्रमोट करना है। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का ये उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं 17th। XYZ स्कूल के छात्रों द्वारा खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों के सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाने वाला ग्राफ नीचे दिया गया है। ये पाई चार्ट दिया गया है। इसमें देखिए, लखोटी कंचे जो खेलते हैं वो 28% लोग हैं, लट्टू जो खेलता है वो 22% है, 22% है, गिल्ली डंडा जो खेलता है 19% है, कबड्डी जो खेलता है वो 17% है, और खो खो जो खेलता है वो 14% है। तो इसके बेसिस पे हमको आंसर्स देने हैं। अधिकांश छात्र कौन सा पारंपरिक खेल खेलता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है 28%, और 28% है कंचे के लिए, तो कंचा यहाँ पे लखोटी जो है वो सही आंसर होगा। कितने प्रतिशत छात्रों ने कबड्डी खेली है, तो कबड्डी आप देख पाएंगे कि 17% लोगों ने कबड्डी खेली है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्डियो श्वसन सहन क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक खेल सबसे अच्छा है। तो कार्डियो श्वसन का मतलब होता है कि जिसमें हृदय और आपके जो फेफड़े हैं वो दोनों इन्वॉल्व हैं, वो सबसे बेहतरीन खेल है खो खो का, क्योंकि इसमें हमको परस्यू करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बचना पड़ता है। तो इस तरीके से खो खो जो है वो बहुत ही अच्छा कार्डियो श्वसन सहन क्षमता में सुधार के लिए सबसे बेहतरीन खेल है। इसी को हम इंग्लिश में देख लेते हैं, लखोटी, लट्टू, गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो। विच ट्रेडिशनल गेम इज प्लेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, 28%, वो है आपका लखोटी कंचा। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैड प्लेड कबड्डी, वो है 17%। और लास्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल गेम इज बेस्ट टू इंप्रूव कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, तो वो है खो खो। राधिका एक वेलनेस कोच है। वह एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया सिखाती हैं जिसके माध्यम से लोग जागरूक हो जाते हैं और एक अधिक सफल अस्तित्व की ओर चुनाव करते हैं। तो दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, वेलनेस जो सुस्वास्थ्य कहलाता है, सुयोग्यता कहलाता है, का कौन सा घटक किसी व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के काम की मांगों को पूरा करने और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम होने की क्षमता में सुधार करता है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य है, फिजिकल वेलनेस है। सेकंड वन क्वेश्चन है, वेलनेस सुयोग्यता सुस्वास्थ्य का कौन सा घटक आत्म देखभाल और आंतरिक आत्म के विकास के लिए प्रेरित करता है। तो आंतरिक विकास के लिए कौन प्रेरित करता है, वो भावनात्मक सुस्वास्थ्य है। वेलनेस सुस्वास्थ्य का कौन सा घटक जीवन के अर्थ और दिशा को खोजने में मदद करता है। तो जीवन के अर्थ और दिशा को खोजने में आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य मदद करता है। इसको इंग्लिश में देख लगते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ सकता है। Radhika is a wellness coach. She teaches the active process through which people become aware of and make a choice towards a more successful existence. Based on the given information, answer the following questions. Which component of wellness improves an individual's ability to meet the demand of day-to-day work and being able to take care of his or her health? तो अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी की हेल्थ को अब टेक केयर करना, अपनी बॉडी की हेल्थ को देखना, प्रॉपर केयर करना, ऑप्टिमम हेल्थ एंड फंक्शनिंग को प्राप्त करना, वो फिजिकल वेलनेस कहलाता है। विच कंपोनेंट ऑफ वेलनेस इंस्पायर फॉर सेल्फ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ, तो वो इमोशनल वेलनेस है। इमोशनल वेलनेस इंस्पायर सेल्फ केयर, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। तो ये आंसर जो है वो इमोशनल वेलनेस होने वाला है। विच कंपोनेंट ऑफ वेलनेस हेल्प्स टू फाइंड द मीनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ लाइफ, तो ये स्पिरिचुअल वेलनेस है। स्पिरिचुअल वेलनेस कहता है, लेट्स अस फाइंड मीनिंग इन लाइफ इवेंट्स एंड डिफाइन आवर इंडिविजुअल पर्पस, तो वो कहलाता है स्पिरिचुअल वेलनेस। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों के विस्तार से व्याख्या करें, 19 क्वेश्चन है। और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और जो शारीरिक शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट एसेट्रा है। तो इन पे आपको थोड़ा सा डिटेल करना है इनको। किसी राष्ट्र के विकास में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चर्चा कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा से हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं और अपने को फिट रखते हैं, और जब जिस देश का नागरिक फिट रहता है तो वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क करने में सहायक सिद्ध होता है, और प्रोडक्टिव वर्क करेगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसी भी क्षेत्र का हो, और इससे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। क्वेश्चन है, नियमित रूप से योगाभ्यास करने के किन्हीं 6 लाभों की सूची बनाएं। लिस्ट एनी 6 बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली।
तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, बॉडी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, मेंटल पीस मिलता है, बैलेंस सही होता है बॉडी का, पोस्चर सही होता है, रिड्यूस स्ट्रेस, जॉइंट्स जो हैं बॉडी के वो इफेक्टिवली वर्क करते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं योगा करने के, योगा अभ्यास करने के। 21, विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इन डिटेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी होती हैं? पहला है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और थर्ड वन होता है फिजिकल डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिसको कि संज्ञानात्मक अक्षमता भी कहते हैं, उसमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि मेमोरी डिसऑर्डर हो जाता है, हाइपर एक्टिवनेस आ जाती है बच्चे के अंदर, डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। ये बच्चे इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस और प्रोड्यूस करने में असक्षम होते हैं या अक्षम होते हैं, वो कहलाती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता जिसको कहते हैं, उसमें बच्चे तार्किक शक्ति जैसे रीजनिंग है, लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको सोशल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। तो जिन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी गई है वो थोड़ा सोशल इंटरेक्शन कम करते हैं, तो रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टाइप की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? जिसमें कि बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो फंक्शनिंग करना थोड़ा सा कम कर देते हैं या नहीं हो पाती है, मोबिलिटी नहीं हो पाती है बॉडी पार्ट्स में, तो वो फिजिकल एबिलिटी कहलाती है। एक व्यावसायिक चिकित्सक किस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करता है? हाउ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स दोनों के देखभाल करता है और बच्चों की हेल्प करता है। जैसे कि पहले भी क्वेश्चन में आया था, ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, ये सभी काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करवाते हैं और उनको एक्सरसाइज करवाते हैं और उनको बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एक पारंपरिक खेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए एवं सुस्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इसके लाभ के बारे में भी बताएं। तो पारंपरिक खेल खो खो के बारे में आप लिख सकते हैं, सुस्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देता है। इसमें एजिलिटी, जो चपलता है, फुर्तीलापन है, वो देखने को मिलता है, स्पीड देखने को मिलती है और इससे जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सुयोग्यता में या सही तरीके से जीवन जीने में मदद करता है और बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत हमको होती नहीं है, तो आप खो खो पे एक नोट लिख सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका समझाएं। इससे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात की गई थी और अब फिजियोथेरेपिस्ट की बात की गई है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? मैनेज चिल्ड्रन विद मूवमेंट डिसऑर्डर्स, जो भी मूवमेंट संबंधित डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज करने का काम फिजियोथेरेपिस्ट का है। ही और सी टीचेस देम हाउ टू बैलेंस देयर मूवमेंट्स व्हाइल वॉकिंग, रोलिंग, सिटिंग एंड क्रॉलिंग। मतलब कि उनको सिखाना होता है फिजियोथेरेपिस्ट को कि वो बच्चे जो हैं वो कैसे अपना बैलेंस, संतुलन को मेंटेन रखें, बनाए रखें, जब वो चल रहे हैं, जब वो बैठ रहे हैं, जब वो दौड़ रहे हैं या जब वो क्रॉल कर रहे हैं। और टेक्निक्स कौन कौन सी है? वेरियस एक्सरसाइज की करवाई जाती है फिजिकल मोबिलिटी को लेकर, बैलेंस को लेकर, पोस्चर को इम्प्रूव करने को लेकर और जो थकान है उसको लेकर बहुत सारी एक्सरसाइजेस, वेरियस एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? मसाज हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, इलेक्ट्रोथेरेपी हो सकती है, हाइड्रोथेरेपी हो सकती है, क्रायोथेरेपी हो सकती है। इस तरीके के बहुत सारी थेरेपीज बच्चों को करवाई जाती हैं। ओलंपिक ध्वज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग कब आया था, कैसा है, उसमें जो रिंग्स बने हैं वो किस किस कलर के हैं, वो क्या प्रदर्शित करते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स को प्रदर्शित करते हैं, किसने बनाया था। इस तरीके से आप एक शॉर्ट नोट ओलंपिक फ्लैग पर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसी एक आसन की विधि और लाभ विस्तार से बताएं। तो कोई भी एक आसन आप ले लीजिए, आप सुख आसन ले लीजिए, आप भुजंग आसन ले लीजिए और उसके प्रोसीजर को आपको बताना है कि वो कैसे किया जाता है और उसके कुछ बेनिफिट्स बताने हैं, वो कौन सी बीमारी में काम आता है, हेल्पफुल होता है, कौन सी बीमारी को कम करता है, इस तरीके से उसमें आपको बेनिफिट बताने हैं।
नैतिक अनुशासन विकसित करने में योग किस प्रकार सहायता कर सकता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसके लिए आपको योग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो जो मोरल डिसिप्लिन है, जैसे कि उसमें अष्टांग योग है, अष्टांग योग में 8 तरीके के अंग दिए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इस तरीके से जो मोरल डिसिप्लिन है उसके बारे में बात की गई है। तो यम, नियम, यम होता है सोशल डिसिप्लिन, नियम होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस तरीके से जो सोशल डिसिप्लिन है उसके बारे में आपको बताना है। शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति के विभिन्न प्रकार बताएं। डिफाइन स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस और एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। किसी भी प्रतिरोध के विरोध में मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। जैसे कि आप पेन उठा रहे हैं, आप डंबल उठा रहे हैं, तो जो उस डंबल के विरोध में कार्य कर रही है आपकी मांसपेशियों की, वह क्षमता ही शक्ति कहलाती है। ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्टैटिक स्थिर और एक होती है डायनामिक गतिशील। तो स्टैटिक को आइसोमेट्रिक भी कहा जाता है। इसमें जो मांसपेशी है उसकी ना लेंथनिंग होती है और ना शॉर्टनिंग होती है, विजुअल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और जो डायनामिक होती है उसमें विजुअल चेंजेस मसल्स में देखने को मिलते हैं, शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग देखने को मिलती है। ये 3 तरीके की होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हिंदी में अधिकतम शक्ति कहते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को विस्फोटक शक्ति कहते हैं और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को शक्ति सहन क्षमता कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुख बहुखेल प्रतियोगिताओं के रूप में माना जाता है, जिसमें 200 से अधिक देश भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल वे हैं जहां दुनिया प्रतिस्पर्धा करने, महसूस करने, प्रेरित करने और एक साथ रहने के लिए आती है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है इसमें, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ओलंपिक पर भी वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 776 ईस्वी पूर्व, 776 बिफोर क्राइस्ट को स्टार्ट हुआ था एंशिएंट ओलंपिक। ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय कौन है, मतलब गवर्निंग बॉडी जो है वो एपेक्स गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो वो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है, कमेटी है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे? एथेंस में, ग्रीस में ऑर्गेनाइज किए गए थे। निम्नलिखित में कौन भारत में ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय है? तो आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो भारत ओलंपिक संघ है, वो भारत में ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए भारोत्तोलन में ओलंपिक रजत पदक जीता है? तो ये मीराबाई चानू है, क्योंकि इसमें जो लवलीना है वो बॉक्सर हैं, पीवी सिंधु हैं जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, मैरी कॉम जो है वो बॉक्सर हैं और एस मीराबाई चानू जो है वो वेट लिफ्टर है। तो भारोत्तोलन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा मीराबाई चानू। ये इंग्लिश में दिए गए हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड? 776 BC। हु इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ ओलंपिक गेम्स? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। Where was the first modern Olympic Games held? Athens. Which among the following is the governing body of Olympic movement in India? India Olympic Association, IOA. Who among the following has won silver medal in weightlifting for India? मीराबाई चानू। भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न करियर विकल्प क्या हैं? स्वास्थ्य संबंधी करियर और टीचिंग करियर की विस्तार से के संदर्भ में चर्चा करें। तो स्वास्थ्य संबंधी करियर कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य संबंधी जो करियर है वो जिम ट्रेनर हो सकता है, फिटनेस ट्रेनर हो सकता है, योगा टीचर हो सकता है, योगा ट्रेनर हो सकता है, एरोबिक्स ट्रेनर हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं। इस तरीके से हेल्थ रिलेटेड करियर आप इसमें बना सकते हैं। टीचिंग करियर्स क्या है? प्राइमरी स्कूल में आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, मिडिल स्कूल में बन सकते हैं, हाई स्कूल में बन सकते हैं और सीनियर सेकेंडरी में बन सकते हैं जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, और हायर एजुकेशन में जा सकते हैं जहां पे बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, एमपीएड इस तरीके के कोर्सेज चलते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के जो भी उद्देश्य हैं वो आपको लिखना है, जैसे कि डेवलपमेंट करना गेम्स का, स्पोर्ट्स का, स्टेडियम बनाना, जो जितने भी एथलीट हैं उनको
चुनना, उनको प्रैक्टिस करना, उनको नैरिस करना और उनको इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करना, ये सभी क्या है ऑब्जेक्टिव हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के। विराट अपने स्कूल के फुटबॉल टीम का कप्तान है। फुटबॉल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल संबंधी घटकों के नाम बताएं और उनमें से किन्हीं दो को विस्तार से समझाइए। तो विराट जो है वो फुटबॉल कैप्टन है, मतलब फुटबॉल प्लेयर है। और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट हमने बात करी थी, वो कौन कौन से हैं फिर से देख लेते हैं। स्किल रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो है एजिलिटी, मस्कुलर पावर, स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम। तो इस पर बात करनी है। तो फुटबॉल में जो है वो कौन कौन से चाहिए होंगे हमें। हमें एजिलिटी चाहिए, किक करने के लिए हमें मस्कुलर पावर चाहिए, तेजी से दौड़ने के लिए स्पीड चाहिए, और बैलेंस, अगर शोल्डर पुश होता है या कुछ भी ऐसी चीजें होती है जब हमको किक करनी है मूविंग कंडीशन में, तो बैलेंस के हमें क्वालिटी चाहिए होगी, एबिलिटी चाहिए होगी। कोऑर्डिनेशन, तालमेल, क्योंकि फुटबॉल जो है वो पासिंग गेम है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ में भी और अपने टीममेट्स के साथ में भी। रिएक्शन टाइम भी जरूरी है कि विसिल बजते ही आपको किक करना है, विसिल बजते ही आपको फाउल लेना है, इस तरीके से आपको रिएक्शन टाइम भी चाहिए। तो एजिलिटी क्या होता है, फुर्तीलापन, चपलता इसे कहते हैं। टर्निंग, बॉडी की टर्निंग, हम बॉडी की पोजीशन कितने जल्दी बदल देते हैं, वो एजिलिटी कहलाती है। मस्कुलर पावर, जिसको कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं। स्पीड प्लस स्ट्रेंथ जहां हो जाती है उसको पावर कहते हैं। तो स्ट्रेंथ को लगाना स्पीड के साथ में वो पावर कहलाती है। स्पीड का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की जो एबिलिटी होती है वो स्पीड कहलाती है। बैलेंस क्या है, मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, समता। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समता, मतलब जहां पे नेट फोर्सेस जीरो हो जाते हैं, और इक्विलिब्रियम को ही मेंटेन करना बैलेंस कहलाता है। तो बैलेंस की एबिलिटी भी चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या है, जहां पर दो या दो से अधिक बॉडी पार्ट मिलके सिंक्रोनाइज्ड वे में किसी भी मूवमेंट को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में कंप्लीट करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। रिएक्शन टाइम क्या है, किसी भी सिग्नल पे जो भी हम रिएक्ट करते हैं, जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, वो रिएक्शन एबिलिटी कहलाती है। आपको इनमें से किन्हीं भी दो को डिटेल में लिखना है। अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के किन्हीं चार तत्वों के बारे में बताइए। अष्टांग योग क्या है, अष्टांग है योगा के जो कि डिफाइन किए गए हैं, और उसमें सबसे पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो इनको आपको डिफाइन करना है, इसके लिए आप योग वाली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेति क्रिया और धौति क्रिया की प्रक्रिया और लाभों के बारे में बताएं। तो नेति क्या होता है, नासिका छिद्र में एक तरफ से जल डाला जाता है और दूसरी तरफ से उसे निकाला जाता है, वो नेति क्रिया कहलाती है। इससे नसाल जो है वो नसाल क्लींजिंग टेक्निक है नेति क्रिया। धौति क्रिया क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस जो भी है या ग्रास नली है, उसको साफ करने की प्रक्रिया है, और इनके लाभों के बारे में भी बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।